अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर असाइनमेंट चेक हो गए? अभी तो नहीं हुए, करता हूँ। अभी तो नहीं किया सर चलें आप असाइनमेंट चेक कर लीजिएगा सर, लेकिन वो असाइनमेंट का सलूशन शेयर कर दें ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई हैं। और ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चेक करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 2 ही तो हैं। तो मैं चेक करके ना शेयर कर देता हूँ आपसे इंशाल्लाह। हाँ, कोशिश करता हूँ वीकेंड पे शेयर हो और सर एक और चीज़। जाए इंशाल्लाह। हाँ सर, वो बीम और जो ट्रसेस वाला, वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग वाला भी अभी जो आपने कराया है ना सर, जी उसका भी जी असाइनमेंट दे दीजिए ना, तो प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं असाइनमेंट देता हूँ होता है ना, इसमें इंशाल्लाह। प्रेशर रहता है। जी हाँ, वो ज़रूरी चीज़ है, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है सर, ओके। हैं। ओके, वेट करते हैं इनका सर आते हैं तो फिर शुरू करते हैं कॉल करके। जी सर, ठीक है। सर मैं कॉल कर लूँ क्या सर जिया को? आप कर लें प्लीज़। चलें सर, मैं कर लेती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, मुझे आज थोड़ी सी देर हो गई लिंक शेयर करने में, बट अब इंशाल्लाह हम शुरू कर लेते हैं। राइट, आज का हमारा today's objective is what we need to actually cover. We need to talk about 2D systems. ठीक है, तो 2D elasticity की बात करनी है। उसके लिए हम पहला एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। तो we have actually 3 topics today, छोटे छोटे हैं। तो we'll talk about 2D elasticity, जिसमें हम basically revision कर लेंगे अपना 2D elasticity का, which we already know, but we need to just revise that. Then we'll talk about the principle of minimum potential energy. This is another way to find the matrix of the stiffness matrix of elements, but this is only valid for linear systems. This is very good when we have to talk about structural systems. So 2D element की हम जो stiffness है इसी method से derive करेंगे, and we'll find out eventually कि एक बहुत standard सा K की form बनती है through this method, which we can directly use in future methods as well, future elements as well, right? तो और उसके बाद we'll talk about the constant strain triangle, which is a 2D triangle element. और as it says कि हर element के अंदर जो strain और stress होगा, consequently that will be constant. Element to element change हो रहा होगा, but within an element it will remain the same. So let's start basically. हम लोगों ने जो काम करना है 2D elasticity की बात करनी है। Objectives यही है कि we need to basically identify the types of loads on a 2D system. Then we need to differentiate between plane stress, plane strain systems, and we need to understand the stress strain relationships for 2D elasticity problems. सारी चीजें आपने की हुई हैं, just because हमने अब इनको यूज करना है, तो we want to just revise it so that when we can get to that point जहाँ पे हमने solve करना है, we are comfortable with it. Right. So हमारी problems क्या है? We have a body, ठीक है, it's a 3-dimensional body, ठीक है, can be 3-dimensional, इसमें z axis show नहीं हुआ तो जो थर्ड डायमेंशन में ऑफ कोर्स आपके पास डायमेंशन होगी। अगर 2D बॉडी है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड डायमेंशन ना हो। इट इज यूजुअली नॉट अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो वो कांस्टेंट थिकनेस टाइप की कंडीशन होती है जिसको हम बाउंड्री आपकी सरफेस है एस कह रहे हैं, हम उसको वॉल्यूम को वी कह रहे हैं। और नाउ एवरी पॉइंट हैज 2 डिस्प्लेसमेंट्स, अ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड अ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो यू और वी क्या है? तो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हर पॉइंट का फॉर्म हो रहा है। दिस यू वेक्टर
is actually having two components, u and v. तो हमें दोनों चीजों को differentiate करना है. Whenever you talk about the u vector, it has u and v both. But when you only talk about displacement u, that is in the x direction. ठीक है, तो scalar u is in x direction, but vector u has both u and v. ठीक. A few points to note. जो vector u है, that's a function of x and y. हर point की अपनी displacement हो सकती है. It's understood. Since thickness is considered constant for 2D problems, the volume becomes a times t. ठीक है, तो volume is not मतलब कि ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम पोजीशन टू पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा आपकी थिकनेस चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से आपको वॉल्यूम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम करना पड़ रहा है. यू कैन जस्ट अज्यूम द वेरिएबल टू बी a and multiplied with thickness t. ठीक. And dv can also be found out in the same way. Since t is constant, then dv is equals to tdA. सही हो गया. There are two basic types of external forces. एक body force होती है, surface traction होती है. We have now studied them. ठीक है, 1D problem के अंदर. तो we are comfortable with this, hopefully. The terminologies. Body forces हमारे पास क्या हो सकती है? It can be a weight, it could be inertia. Surface forces can be pressures, frictions, things like that. ठीक. There can be nodal forces in the system. हर point forces भी हो सकती हैं, but in physical systems which we are talking about right now, there is no point force. किसी भी system पे point force नहीं हो सकती. Any force you apply is actually applied on a small area. ठीक है, कुछ ना वो area के ऊपर ही divide हो रही होती है. The area can be small or large, but there are always going to be surface forces, not point forces. But in FEA problems we can actually apply point forces. तो हम जब अपना 2D element form कर रहे होंगे तो we will include those point forces as a third type of external load on the body. ठीक है, हमारे पास बॉडी फोर्सेस जो होंगी हम पहले लेते हुए आए हैं. हमने 1D में लिया था. 1D में हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन थी x, तो हमारी बॉडी फोर्स भी x के अंदर थी. अब हमारी जो पास बॉडी फोर्स है, ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ 2D प्रॉब्लम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द बॉडी फोर्स हैज कंपोनेंट्स इन x and y डायरेक्शन, तो हमने उसको लिया हुआ है. ठीक है, बॉडी फोर्स जो हम ले रहे होते हैं दैट इज टेकन एज न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी कैन हैव rho g and this is a body force. ठीक है, इसको in order to convert to weight we have to multiply it with v. ठीक है, and this gives us mg. तो same thing is being done here. तो आपके पास body forces हैं x which are in force per volume, per unit volume units. ठीक है, उसको आपने volume से multiply किया हुआ है in order to get your actual forces. ठीक हो गया. This is being shown on a very small infinitesimal volume dv. ठीक है, तो अगर आपको पूरी बॉडी पे लेना पड़ेगा तो of course you will have to integrate it over the entire volume. ठीक हो गया जी. तो हमारे पास बॉडी फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है दैट इज द एक्स वेक्टर. इसके दो कंपोनेंट्स हैं एक्स ए एक्स बी which are in x and y direction. Then we have surface forces. Similar concept. आपके पास ट्रैक्शन है. This is force per unit surface area. ठीक है, तो इसको आपको किसी एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, in order to get the force. हमारे पास जो ट्रैक्शन का हम वेक्टर ले रहे हैं इट इज ts. s shows that किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर होगा, तो इट डज नॉट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द एंटायर सरफेस, इट कुड बी ऑन अ पार्ट ऑफ इट. तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये p जो है दिस कुड बी अप्लाइड ऑन only this region. Maybe it is possible that it is applied only here. तो आपको जिस भी इस एरिया पे हो रहा होगा उस एरिया पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा in order to calculate the total surface force. ठीक हो गया. इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम की होती है, अगर आप एक बिल्कुल छोटा सा मटेरियल का चंक अलग कर लें तो यू विल फाइंड दैट देयर इज गोइंग टू बी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल वॉल्यूम. तो जो हम अगर एक वॉल्यूम dv को ले लेंगे तो वी नाउ नो दिस वेरी वेरी वेल. सर तो पढ़ाते भी हैं इस चीज को. तो हमारे पास कुछ ना कुछ सरफेस के ऊपर ट्रैक्शंस एक्ट कर रही होंगी व्हिच आर शोन बाय द रेड एरोज. एंड वी हैव सीन दैट प्रीवियसली. हमने जो शुरू में इंट्रोडक्शन का टॉपिक है तो उसके अंदर के वी कैन दिस ट्रैक्शन कैन बी डिवाइडेड in two dimensions, two components, and 3 dimensions, 3 components on every surface. So we have
we have two components in two dimensions which are basically एक normal component है और एक हमारे पास shear component है, ठीक है ना? तो there are four components of stress which are acting on a two-dimensional infinitesimal let's say area जो हमारे पास जो act कर रहा है, वो हमारे जो domain का part जो infinitesimal part है उस पर four components of stresses act कर रहे हैं. Sigma x and sigma y are normal stresses, tau x y and tau y x are shear stresses. हम लोगों ने कन्वेंशन की बात ऑलरेडी की हुई है कि हमारे पास पहला वाला जो पार्ट होता है इसका वो डायरेक्शन शो कर रहा होता है, सॉरी इसका सरफेस शो कर रहा होता है, दूसरा वाला इसकी डायरेक्शन शो कर रहा होता है, ठीक है? तो दिस इज ऑन द सरफेस जिसका नॉर्मल x है एंड इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव y है, तो tau xy shows this. We also know that the shear components because of equilibrium are same, so this turns out to be three independent components. टू डायमेंशन के अंदर हम अपना स्ट्रेस का जो वेक्टर है, हमने ये बात की हुई थी पहले भी इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कि हम अपने जो स्ट्रेस का टेंसर होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ वेक्टर. तो उसमें हमारे पास 6 कंपोनेंट्स थे, तो वी हैड समथिंग लाइक दिस: सिग्मा x, tau xy, tau xz, sigma y, tau yz and sigma z. So we were able to write this thing as sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau yz and tau zx. We were able to do something like this. Now we do not have anything to do with z. तो in a two-dimensional space हमारे पास जो स्ट्रेस का टेंसर बन रहा है, it is simply this thing. तो इस तरीके से लिख लें. And therefore I can represent this thing as sigma x, sigma y and tau xy. ये काम हम कर सकते हैं. तो हम अपने टू डायमेंशन के अंदर हम अपने स्ट्रेस वेक्टर को जो फॉर्म करेंगे that would have three components. ठीक है, तो it is already written here, so I'm going to just remove this part. Right. तो ये तो हमारे स्ट्रेस की बात होगी. सिमिलरली हमारा स्ट्रेन भी फॉर्म हो सकता है. स्ट्रेन भी हमारा एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y एंड एप्सिलॉन xy या गामा xy डिपेंडिंग है हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. राइट. तो अब what we need to talk about next is basically कि 2D problems किस किस टाइप के हो सकते हैं. तो there are basically 3 types of 2D problems. इस टॉपिक के अंदर we talk about this the first to third type की भी हम बात नहीं कर रहे. Essentially same area होगा but उसकी physics change हो सकती है. तो if I just draw any area like this and I say कि there is, so if I draw something like this and I say कि मैंने इस पार्ट से यहाँ से इसको होल्ड किया हुआ है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड देयर इज रो जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द एंटायर डोमेन. देन इफ आई वांट टू सॉल्व दिस थिंग देयर कैन बी अ नंबर ऑफ फिजिक्स दैट कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स दैट कैन सॉल्व इट. इट कैन आइदर बी अ प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम और इट कैन बी अ प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम. दोनों के लिए जो इलास्टिसिटी का बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, तो वी नीड टू टॉक अबाउट कि दोनों में डिफरेंस क्या है. इट होपफुली दिस थिंग इज ए न्यू, तो बट लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज दिस थिंग. In plane stress problem, essentially what happens is that we have only the in plane stress components which are non-zero. ठीक है, in plane stress components कौन से हैं आपके? sigma x, sigma y, tau xy. थर्ड डायरेक्शन में आपका कोई स्ट्रेस नहीं है. अब ये तो वी हैव सेड बिफोर कि हम 2D प्रॉब्लम ले रहे हैं. थर्ड डायरेक्शन में हमारे पास t कांस्टेंट है, बट वी हैव इन द प्रीवियस पॉइंट्स जहाँ पे हमने बात की थी वहां पे हमने ये नहीं बोला था कि सिग्मा z 0 होगा. वी हैव सेड जस्ट कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं इन 2 डायमेंशंस जिनको हम उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी हैव नॉट सेड कि सिग्मा z 0 है कि एप्सिलॉन z 0 है कि नहीं. तो इन a plane stress problem sigma z is actually 0. ठीक है, तो जो प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम होता है उसके अंदर
कोई सिग्मा जेड नहीं होता। assumptions क्या है? assumptions ये है कि आपकी जो thickness है is actually very small compared to the characteristic length of your area। जो for example अगर एक सर्कल है तो उसका जो diameter है उससे आपकी thickness बहुत छोटी, not just small, very very small। ठीक है, अब इसका हमें फायदा क्या हो? इसका हमें फायदा ये हो रहा है कि if we just take an example here, so let's take an example like this। So I'll apply forces here। तो let's say कि मेरा coordinate system इस तरीके से है, and this is a force in x direction, there is a force in y direction, there is a force in the z direction। This thickness is, this length is, let's say tx, this length is ty, and this length is tz। ठीक हो गया जी। अब तो अगर मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा तो व्हाट इज सॉरी मुझे अगर सिग्मा एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल केस कर रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग के तीनों इंडिपेंडेंट है, तो मैं जो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है वो अभी नहीं बात कर रहा। ठीक है, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट के अगर खाली एफ एक्स एक्ट कर रहा होगा तो सिग्मा एक्स क्या होगा। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेन्स। इंटरडिपेंडेंस होती है ना कि एक स्ट्रेन लगेगा तो बिकॉज ऑफ पॉइसॉन्स रेशियो आपके पास दूसरी डायरेक्शन में भी स्ट्रेन एक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो सिग्मा एक्स एक्स राइट नाउ अगर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय द एरिया व्हिच बिकम्स टी वाई टी जेड। ठीक है, टी वाई एंड टी जेड। अगर मैं एफ सिग्मा जेड जेड की बात करूंगा, this is equals to fz divided by tx ty, and sigma yy is equals to fy divided by tx tz। Now, if this is a plane stress problem, then we are saying that the third direction is very very small। So for example tz, we are saying if tz is much smaller than tx and ty, ठीक है, दोनों से बहुत छोटा है, then what can we say about the areas? We can say that since tz is very small, then these two areas are small because tz is small as compared to this area। ठीक है, बिकॉज इसमें दोनों लार्जर थिकनेसेस है एज कंपेयर टू tz। तो आप जब एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे होंगे, सिग्मा z इज कमिंग आउट टू बी स्मॉल एज कंपेयर टू सिग्मा x एंड सिग्मा y जो कि छोटे एरिया से डिवाइड हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन द थिकनेस, जो आपके पास जो डिफरेंस इन डायमेंशन है ना थर्ड डायरेक्शन के, उसकी वजह से जो एरिया सिग्मा z प्रोड्यूस कर रहा है और दैट एरिया इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द अदर टू एरियाज। तो जो सिग्मा z निकल के आ रहा है इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सिग्मा x एंड सिग्मा y। So it is going to be so small that we can ignore it. This is the assumption. ठीक है, तो hopefully this point is clear. Okay. So let's come back. ठीक है, तो हम लोग इसमें assumptions ये कर रहे हैं कि आपके पास डायमेंशन बहुत छोटी है और आप कोई लोडिंग भी अप्लाई नहीं कर रहे इन द थर्ड डायरेक्शन। सो आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू कंसीडर दैट वी हैव टू कंसीडर द डायमेंशन, वी हैव टू कंसीडर थ्री डायमेंशनल सिस्टम। सो वी आर कंसीडरिंग कि बहुत थिन सिस्टम है और जितनी लोडिंग और जितनी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं सब 2D में अप्लाई हो रही है। तो यानी इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो ब्राउन क्रॉस सेक्शन है इसके ऊपर सब कुछ अप्लाई हो रहा है। तो एक्स और वाई में लोडिंग है, एक्स और वाई के अंदर सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस है, एवरीथिंग इज इन एक्स एंड वाई। जेड के ऊपर कुछ भी नहीं है। सही, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? इसकी एग्जांपल्स कुड बी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ओके, सो एग्जांपल्स हमने कहा कि हमारे पास दो हैं, तो वी कैन हैव अ थिन प्लेट विद अ होल। अगेन थिन प्लेट की बात हो रही है, थर्ड डायमेंशन इज वेरी स्मॉल, सारी लोडिंग और सारी बाउंड्री कंडीशंस विल बी इन दिस 2D प्लेन। अनदर एग्जांपल कुड बी अ वेरी थिन कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो इसको भी आप 2D एलिमेंट से सॉल्व कर सकते हैं।
थिन होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम इसकी इक्वेशंस के ऊपर आए तो इसके जो नॉन जीरो स्ट्रेस और स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके नॉन जीरो जो आपके पास स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, दे आर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा टॉ एक्स वाई, बट स्ट्रेन कंपोनेंट्स के अंदर एप्सिलॉन जी भी आ रहा है। एप्सिलॉन जी क्यों आ रहा है? एप्सिलॉन जी इस वजह से आ रहा है बिकॉज देयर इज द पॉइजन रेशियो इफेक्ट इज देयर, कि अगर आप किसी भी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं इन वन डायरेक्शन, तो जो उसकी बाकी दो डायमेंशन है उनके अंदर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी सम इफेक्ट लाइक दैट, ठीक है। तो हमारे पास ये इफेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने जिस चीज को देखना है वो ये देखना है कि हाउ डू दीज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। तो हम नॉर्मली स्ट्रेस स्ट्रेन वेक्टर्स को रिलेट करने के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, इलास्टिसिटी मैट्रिक्स, उसको हम डी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में भी डी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हुआ है लोगन की बुक के अंदर। तो आइसोट्रोपिक लीनियर इलास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन लॉ इज द स्ट्रेस वेक्टर, so this is a 3/1 vector, this strain vector is a 3/1 vector and D is a 3/3 matrix, ठीक है। इधर हम सिर्फ अपने प्लेन कंपोनेंट्स को, ओनली द प्लेन कंपोनेंट्स वी आर कंपेयरिंग विद द प्लेन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो सिर्फ एक्स वाई कंपोनेंट्स को कंपेयर करा रहे हैं हम दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन्स के थ्रू अवर इलास्टिसिटी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, और एप्सिलॉन जी को हमने यहाँ पे अलग से निकाला हुआ है। तो और ये सब, ये हाउ डिड वी अराइव एट दिस फॉर्म? वी अराइव एट दिस फॉर्म यूजिंग द लार्ज 6x6 सिस्टम। अगर मैं पूरा 6x6 इलास्टिसिटी की इक्वेशन लिखूंगा, उसमें मैं अपनी z अगर मैं उसमें गामा एक्स जेड, गामा वाई जेड और को जीरो करा दूं, सिग्मा जेड को जीरो करा दूं, तो आई एंड अप विद दिस, ठीक है। मैं आई कैन एंड अप विद दिस इक्वेशन। सही हो गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सिग्मा जेड की इक्वेशन होगी, सिग्मा जेड जीरो हो जाएगा, तो जो सिग्मा जेड की इक्वेशन के अंदर एप्सिलॉन जेड, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई आ रहा है, उससे ये रिलेशनशिप निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो वो वी आर नॉट एक्चुअली फोकस्ड ऑन डिराइविंग दिस थिंग एट दिस पॉइंट, बट दिस इज हाउ इट कम्स अप। सही, 6x6 सिस्टम से जो हमारा इलास्टिसिटी का कंप्लीट सिस्टम फॉर्म हो रहा था उससे निकल के आता। इसके अंदर जो डी मैट्रिक्स है, इसको प्लेन स्ट्रेस केस के अंदर दिस इज द इलास्टिसिटी मैट्रिक्स, दिस इज गोइंग टू कम अप अगेन व्हेन वी आर फॉर्मिंग द स्टिफनेस मैट्रिसेस ऑफ 2D प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जब भी उधर हमें देखना पड़ेगा कि प्लेन सेम मैट्रिक्स फॉर्म होगा के का और उसके अंदर डी मैट्रिक्स यूज हो रहा होगा। तो इफ वी हैव अ केस ऑफ plane stress, then we'll use this particular D matrix। अगर plane strain का केस होगा तो दूसरा D matrix आ जाएगा, सही। तो this is something like this। तो ये plane stress की बात तो हमारी कंप्लीट हो गई। plane strain इसके completely opposite होता है। तो instead of having a third dimension which is very small, we say that the third dimension is so large that any strain produced in it is going to be negligible। तो अगर हम strain की बिल्कुल fundamental definition में चले जाएं तो हम बोलें डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि थर्ड डायमेंशन की लेंथ इटसेल्फ, जो थर्ड डायमेंशन की लेंथ है, the length L in the, let's say, the third dimension is so large that any strain produced in the third dimension approaches zero as compared to the other dimensions, ठीक है। तो this is the basic idea। प्लेन स्ट्रेस के केस में आप की जो थर्ड डायमेंशन है, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इन द प्लेन इन द क्रॉस सेक्शन, और प्लेन स्ट्रेन के केस में द third dimension's length is very large as compared to the characteristic length of your cross section, ठीक है। characteristic length हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी, it could be diameter, it could be the side of a square or rectangle, something like that, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नॉन जीरो स्ट्रेन कंपोनेंट्स आपके पास एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, गामा एक्स वाई आ गए। इस केस में सिग्मा जेड जीरो नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास assumptions क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट अगेन इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बट w is 0, there is no displacement in the z direction। फ्रंट और बैक सर्फेसिस को हम अज्यूम करते हैं कि the entire, we assume that the entire system is fixed on both ends, ठीक है। जो एरियाज इन्होंने शो किया, दिस इज ट्राइंग टू शो कि तो आपने उसको रिजिडली होल्ड किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस हो पा रही।
एंड अगेन वी आर अज्यूमिंग कि जितनी लोडिंग और बाउंड्री कंडीशन हो रही है वो 2D एक्स और वाई में ही हो रही है, ठीक है, कहीं और जेड में कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज अगर जेड में कोई भी लोडिंग या बाउंड्री कंडीशन होगी देन इट बिकम्स अ 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? एग्जांपल इसकी हो सकती है इफ वी हैव लेट्स से अ वेरी लार्ज डैम और उस पे मैं साइड से उसमें प्रेशर एक्ट कर रहा है, वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, एंड आई वांट टू विजुअलाइज द स्ट्रेसेस इन द डैम, then I can just model this thing as a 2D problem because this is going to be very large, काफी लंबा होगा ये, ठीक है, तो I can just take a thin slice of this thing, or I don't even actually have to model this thing like this, I just model 2 dimensions, मैं उसको 3D में बनाता नहीं, this is just trying to show you कि हम उसका एक thin slice लेके मॉडल कर रहे हैं जिसकी लेंथ 1 है, ठीक है, जो थर्ड डायमेंशन के अंदर, बट वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दिस, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द थर्ड डायमेंशन, तो हमें सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन को मॉडल करना होता है और उसके अंदर वी कैन कैलकुलेट अवर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, ठीक है, तो सारी लोडिंग जो होगी, प्रेशर फॉर एग्जांपल एक्ट हो रहा है वो लेफ्ट सरफेस पे एक्ट कर रहा है, इट इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम द बॉटम, तो यहाँ पे आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन दिस 2 dimensional problem which will represent the 3rd dimensional problem, 3D problem, सही है। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल भी हो सकती है, तो देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन मॉडल अ प्रेशर वेसल, बट वन वे टू मॉडल दैट इज कि आप उसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसको मॉडल कर लीजिए, एंड द थर्ड डायमेंशन इज सो लार्ज दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आप इसमें इंटरनल प्रेशर अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई प्रेशर ऑन द इंटरनल सरफेस and you can hold it from the outside if you want to, whatever you want to do, but you have to ensure कि जो भी loading और boundary condition हो रही है वो cross section के ऊपर हो रही है, and it is going to be assumed to act on the entire surface, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस end और इस end से इसको hold किया हुआ है, एक तो हम कह रहे हैं z डायरेक्शन में तो दोनों ends held है, but x और y के अंदर लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि ये surface जो है पूरा this entire surface let's say is fixed, then it means that the entire surface is fixed throughout the length, सही है ना, तो ये वाली इस चीज को हमने याद रखना है कि प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम के अंदर एनीथिंग यू कंसीडर फॉर एग्जांपल बाउंड्री कंडीशंस और लोड्स, दे कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ z, तो दे हैव टू बी कांस्टेंट इन z, प्लेन स्ट्रेस के अंदर भी प्लेन स्ट्रेन के अंदर भी, ठीक हो गया। तो इसके भी वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन, अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 6x6 सिस्टम, उसके अंदर वी कैन सेट एप्सिलॉन z इक्वल्स टू 0, and once we do that then we can find out the equations for the plane problem, sigma x sigma y tau xy ka comparison with the epsilon x epsilon y and gamma xy, we can do that, and now the equation for sigma z that showed up here, उसमें यहाँ पे epsilon x epsilon y epsilon z की टर्म्स आ रही थी, epsilon z 0 कर दिया, तो because of that we get equation for sigma z which is only a function of sigma x and sigma y, ठीक हो गया। इसमें जो बीच का मैट्रिक्स पूरा फॉर्म हो रहा है, अगेन दिस इज इलास्टिसिटी मैट्रिक्स, बट दिस टाइम अराउंड इट इज फॉर द प्लेन स्ट्रेन केस, तो व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग अ 2D प्रॉब्लम एंड वी नो इट इज प्लेन स्ट्रेन, we will need to use the elasticity matrix in there and we'll use this matrix. In 2D problem you'll find that it is going to be a lot more time consuming to form the K matrix because you'll have to do it every single time. आपको हर दफा you'll have to start from some point and form the K matrix again. You can't just have a matrix like जो हमने पहले किया हुआ था कि हमने सिर्फ कुछ पैरामीटर्स रिप्लेस कराने तो K matrix फॉर्म होता है, हर दफा K matrix को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, so we'll have a look at that. So this is just a quick revision of our 2D problem जो हम देखेंगे, plane stress और plane strain की problems. If there is anything we need to talk about in this, we can do that. इसका रेफरेंस हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में है, again we'll come back to chapter 6 when we talk about the constant strain triangle, but if there is anything we need to discuss we can do that, otherwise I can switch to the next topic that I have. Okay. So the next topic I have is, let me just end this thing. The next topic that I have is the principle of minimum potential energy. This is another way to actually find the stiffness matrix. Okay, it's very easy once you get a hang of it. Once you realize कि हमें क्या करना है,
it becomes really easy. ठीक है? तो after Galerkin method, this is the second method that we are talking about. Galerkin method हमने एक तो देखा था complete, जिसमें हमने पूरा system को Galerkin से global matrix form कर लिया था. But then we looked at the shorter method when we're talking about the beam, जिसमें हमने अपनी weighting functions को shape functions n assume करके solve किया था. तो every time we replaced an n1, n2, n3, we got one equation, and then we could combine the equations to form our element stiffness. और फिर global बनाने के लिए we use the assembly method that we have talked about. ठीक है? एक वो method हमने पढ़ा. This method again we'll use to form the element K matrix, और फिर global बनाने के लिए the approach remains the same. इस पूरे कोर्स के अंदर the only difference from physics to physics will be just element level matrix. Boundary conditions कैसे apply होनी है, assembly कैसे करनी है matrix की, उसके बाद reduced matrix कैसे form करना है, all of that is the same. तो वो सब once you get a hang of it, using truss or beam, you can apply that to 2D problems, to heat transfer problems, to thermal stress problems, to anything. ठीक है? वो सब हो सकता है. So by the end of this objective, we should be able to calculate our total potential energy for systems. Okay? Understand the principle of minimum potential energy and apply this principle to find equilibrium equations and stiffness matrices of elastic system. This is only valid for elastic systems. Okay? इसकी एक variation है principle of virtual work, which is applicable on inelastic systems as well. Okay? But these are all methods. Both of these are methods which are applicable to structural systems. So अगर आपके पास कोई thermal system है कुछ है, उसके लिए आप Galerkin method use करना पड़ता है. Right. So what I want to do is basically, okay, I actually want to start with to do something like this. यहाँ से शुरू करते हैं. I have the slides सब कुछ हुआ हुआ है, but there is just something that I would like to actually this is B27. अच्छा, तो what all of this is, जो भी हम कर रहे हैं ना, ये energy method or anything like that, these are all known as variational methods. ठीक है? तो first thing that we need to understand that this all is variational methods. ठीक है? Variational methods की बात हो रही है. There are a number of variation methods. One of them is this principle of minimum potential energy. Principle of virtual work is also a variational method. और उस पूरी चीज के लिए what we want to do is we want to start with our truss. So basically truss के अंदर मैं सिर्फ ये potential energy form करना चाह रहा हूँ. Then we'll come back to what we have in the slides, जिसके अंदर हम अपनी पूरी चीज को रिव्यू कर सकते हैं. तो हमारा जो truss element था, तो our truss element was something like this. इसका cross section A था, this was 0, this was L, and there was a body force acting on it. ठीक है? We call this F. अभी हम यहाँ पे अपनी पुरानी terminology use कर रहे हैं, but when we get back to the slides, we'll switch to the terminologies of the book. ठीक हो गया? इस पे हमने बोला था कि there is a traction acting on this. ठीक है? T. अच्छा, उसके बाद इसकी डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है. उसके बाद what else did we have? हमारे पास इसका जो हमारे पास मॉड्यूलस था, that was E. सॉल्यूशन जो हमारा निकल के आ रहा था वो U निकल के आ रहा था. ठीक है? तो this was our problem. अब हम what we want to do is we want to just consider an integral which is a function of U basically, and that integral is over the entire domain omega, and that integral is half E A U comma x plus square dx. ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं. तो I can write this thing like half integral over the entire domain
EU comma x u comma x a dx, and where EU comma x now becomes sigma x and u comma x becomes epsilon x a dx. ठीक हो गया? सर ये हमारे कांस्टेंट नहीं होंगे? E और A कांस्टेंट्स है, बिल्कुल कांस्टेंट्स है, बट आई वांटेड टू गेट E मल्टीप्लाइड विद दिस टू गेट आवर स्ट्रेस. ठीक है ना? ये जो चीज है ना, या रिकग्नाइज कर ली होगी सर ने भी कि दिस इज नाउ आवर स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है? हमारे पास हाफ सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स जो होता है, दिस इज आवर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, हम इसको कहते हैं. दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम. हम इसको पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया ADX इज अवर, दिस ADX इज माय DV, सही है ना, बिकॉज A इज कांस्टेंट. तो I get the complete strain energy of the body. ठीक है? दिस इज ट्रू फॉर द एंटायर, फॉर एनीथिंग. तो हमारे अभी की वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स आ रहा था. Later on we'll find out that we can have different components to this strain energy. इसके साथ मैं ऐड करा सकता हूँ y component, z component, shear component, so ऐड करते जाएंगे. तो this plus half sigma y epsilon y plus half sigma z epsilon z plus half tau xy gamma xy and so on. ठीक है? तो this will give me the entire strain energy of a 3-dimensional body. एक तो ये चीज होगी. दूसरी चीज ये होती है कि हमारा जो ट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय द ट्रैक्शन फोर्स, ये क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली T टाइम्स A, दिस बिकम्स अ फोर्स. ठीक है? and force needs to be multiplied with displacement to get the work, and our displacement is actually u. सही है ना? तो displacement is u, but traction force is applied at a particular point, and that point is x equals to L. So the displacement that we need to consider needs to be at L. सही है? ये चीज हो गई. Then the body force is doing some work. So again, work done by the body force is, body force हमारी F है. ठीक है? This body force is acting at every point, तो हर पॉइंट के ऊपर आपका वर्क हो रहा होगा. ठीक है? बट इसके यूनिट्स अभी पर यूनिट वॉल्यूम चल रहे हैं. We'll need to do something about that. I can multiply this thing with u, so I get work done per unit volume. So this is Newton per meter cube multiplied by meter, so this becomes joules per meter cube. I can integrate it over the entire volume to get my work done. ठीक है? तो अब हम इसको इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो we can get our required work done by the body forces. So integral over the entire volume, which is AdX. With this, what we can do is we can define something. ठीक है? हम अभी इसको, ये क्या है, पाई एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं. We are not giving it a name. This is defined as our strain energy function. And we subtract the work done by these two forces. Subtract क्यों कर रहे हैं, is this we'll talk about in a bit. ठीक है? So the first term is the strain energy, second term is the work done by the body force, and third term is the work done by the traction. This thing is called, this entire thing is called Gibbs free energy. इसको probably आपने सुना होगा. Gibbs free energy, this is for
purely mechanical systems, purely mechanical problems. Gibbs free energy is shows you the total potential of a system. Okay, this can have thermal terms, this can have chemical energy terms, but this right now we only have our mechanical terms. So वो हमारे पास आ गई. We need to understand what this is, and then we'll switch back to the slides. Basically, this is not a function. जो पाई है ना हमारे Gibbs free energy, this is not a function. क्यों? क्योंकि जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन का पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग होती है फंक्शन की. फॉर एग्जांपल if I draw something here, so if I draw a function g with respect to x, and the function is, let's say, something like this. If I give it any value of x naught, I will get a value of g. Similarly, अगर मैं कोई और value x की दूंगा, I'm going to get some other value of g. Point to point mapping. ठीक है. So a function g of x is defined as a mapping, for example, from a real space to a real space. यानी कि real set से real set की तरफ मैप. x की मैं कोई real value दूंगा, g की मुझे real value मिलती है. ठीक है. That is not the case with this pi के लिए ये चीज ट्रू नहीं है. Let me just come back. Okay, मैंने खोल लिया तुम्हारा. सर वो मैंने कर लिया. वो एक्चुअली आई ज्वाइन बैक. मुझे पता ही नहीं चला मीटिंग एंड हुई है, क्योंकि वो मेरे पास बैकग्राउंड में गया हुआ था. तो वो मैंने अब रिस्टार्ट कर दिया. तो प्लीज ज्वाइन कर लें. ठीक है. सर आपका माइक म्यूट है. जी जी मैं खोल रहा हूँ. मैं आई वाज जस्ट स्टार्टिंग इट. आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला. वो असल में जूम यूजुअली वो आता है उसका रिकॉर्डिंग वाली वो प्रोसेसिंग का, तो उससे पता चल जाता है वो बैकग्राउंड में खुला रहा. एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि मैं ऐसे 5 मिनट से लगा हूँ पढ़ा रहा था मैं. तो आई जस्ट रिमूव्ड एवरीथिंग. नाउ लेट्स गेट बैक. तो अच्छा, ओके, तो हमने ये बात करनी है कि वी आर सेइंग कि हम तो ये वाली बात तो हमारी हो गई थी ना. जस्ट दिस इज द पॉइंट वेयर इट द मीटिंग एंडेड, राइट? कि हमने कहा कि हम अपना एक फंक्शन पाई डिफाइन कर सकते हैं व्हिच इज एक्चुअली द strain energy minus the work done by the body force minus the work done by the traction force. ठीक है. तो this is a function. Let's not call this a function. This is something which we'll name later on. So this is a quantity which is defined, which defines the total potential of a system. ठीक है. इसको Gibbs free energy कहते हैं हम लोग. तो hopefully this is the point where the meeting cut. Is this correct? इससे पीछे से तो कुछ नहीं हुआ था. Yes sir. ठीक है. तो let's just do that. ठीक हो गया. तो now what we need to understand is what actually is this pi. This is not a function, first of all. ठीक है. ये function नहीं होता. This, in order to understand this thing, so what we can do is we can first consider a function. So let's just consider a function g of x. ठीक है. तो g of x को हम ये कह रहे हैं कि g of x is a mapping from the real space to the real space, which means कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं x के साथ, तो g of x is something like this. It's just an equation. ठीक है. एक फंक्शन है कि मैं उसमें कोई भी वैल्यू ऑफ अगर x दूंगा तो g की कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी. ठीक है. तो मैं अगर x की वैल्यू x1 दे रहा हूं तो g की वैल्यू g1 आ रही है. x की वैल्यू x0 दे रहा हूं, g की वैल्यू g0 आ रही है. तो whatever I give, I give one real number as x, I get one real number as g.
ठीक है, तो दैट इज what a function is, but that is not true for our this definition of pi. क्यों? क्योंकि इस केस में आप सिंगल वैल्यू ऑफ u से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप पूरे डोमेन के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हो. दिस मीन्स दिस इज एक्चुअली a mapping of the entire solution of u to get a single value here in pi. ठीक है, तो what we have here, our pi is actually a mapping of our solution space to our to the real space. और S को हमने बोला था, S is actually the set of all solutions which satisfy our Dirichlet boundary condition. This we did earlier on. ठीक है ना? तो I just want to talk about this कि हम ये एक दफा इसको समझ लें कि ये होता क्या है, and then we can get back to the slides. तो आपने you can't just have something like this. आपके पास ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पे आपके पास सॉल्यूशन की डिफरेंट वैल्यू. तो इफ आई हैव आवर सॉल्यूशंस, मेरे पास सॉल्यूशन स्पेस है, तो लेट्स से कि मेरे पास जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो ये सॉल्यूशन निकल के आ रहा है. तो दिस इज माय u नॉट, और मेरे पास दिस इज द सॉल्यूशन u ऑफ x. ठीक है, पूरा सॉल्यूशन u ऑफ x है. तो इस पूरे सॉल्यूशन के लिए मेरे पास एक पाई की वैल्यू आएगी. इस पूरे सॉल्यूशन से एक सिंगल पाई की वैल्यू निकल के आ रही है. तो मेरे पास अगर सॉल्यूशन चेंज हो गया, तो लेट्स से आई हैव अनदर सॉल्यूशन, लेट्स से u2 ऑफ x. इस पूरे नए सॉल्यूशन से मेरे पास एक डिफरेंट पाई की वैल्यू निकल के आ रही है. तो कंप्लीट सॉल्यूशन से एक सिंगल वैल्यू आ रही है. ये वाली जो मैपिंग होती है ना कि फ्रॉम फील्ड टू अ रियल नंबर, दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड अ फंक्शनल. ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शनल. तो पाई फॉर अस इज ए फंक्शन. ठीक है, आपका जो इंटीग्रल होता है दैट्स आल्सो अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन because it takes a complete solution from within a range, from within its limit, to generate a single value. Similarly, derivative is also a function. Derivative is not a function because derivative, आप किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, लेट्स से इस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, you need to know how the function is changing in this point. आपको सिर्फ इस पॉइंट की वैल्यू नहीं पता, आपको इधर फॉर एग्जांपल अगर मैं f of x का डेरिवेटिव निकालूं, लेट्स से f of x is defined as a naught plus a1 x square, then I need to know this in order to find the derivative f of x. So this is also a function. ठीक है, तो सिर्फ ये वाली एक चीज है जो कि हमें समझने की जरूरत है. अब इसका हमारे लिए फायदा क्या है? इसका हमें फायदा ये है कि जो हमने यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी लिखी है, this can help us identify states of equilibrium in a system. ठीक है, तो हमारे पास जो भी फंक्शन, जो भी यहाँ पे फंक्शन बना हुआ पाए, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, चाहे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट को शो करेगी. ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं दे शो इक्विलिब्रियम पोजीशंस. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शनल एज्यूम कर लें, इसी पाई की बात कर लें. अगर मैं पाई की बात कर रहा हूँ, तो पाई का अगर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, विल सी हाउ टू व्हाट डेरिवेटिव टुडे, व्हाट डज इट मीन टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. इट इज नॉट द सेम. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट क्योंकि u तो इसके अंदर कहीं छुपा हुआ है ना. तो there is a mathematical approach to it, but we'll follow the approach by Logan, which is a lot simpler. ठीक है, तो अगर ये डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो यू विल फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू. एक्सट्रीमा निकल के आ जाएंगे. एक्सट्रीमा मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. तो अगर मैं एक सिंपल फंक्शन की फॉर्म में बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट अ फंक्शन, तो अगर आपके पास इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस, so your slope is 0 here, your slope is 0 here, your slope is 0. All of these places, your slope is 0. But this is a minimum, this is a maximum, and this is a neutral point because इसके दोनों तरफ जो है आपका second derivative को आपको check करना होता है ना. तो if you remember from our maths courses, तो अगर मैं
इसका सेकंड डेरिवेटिव लूंगा और the second derivative comes out to be greater than 0 or less than 0 or equal to 0, I can define कि क्या चल रहा है. ठीक है. Greater than 0 का मतलब ये कि this is a stable equilibrium. Less than 0 का मतलब ये है कि this is unstable equilibrium. And this is a neutral equilibrium or neutrally stable equilibrium. ठीक है. तो this point is going to represent a second derivative greater than 0, because if you think about this as a physical let's just आप इसको ले लें in the form of an actual surface and you place a ball on this, drop a ball here, the ball is automatically going to come and stabilize here. But if you stabilize a ball on this surface, you can do it, but any small deviation will move the ball from this equilibrium position. Similarly, ये जो surface है, this if मेरा इंटरनेट भी आज थोड़ा सा तंग कर रहा है and it disconnects and reconnects. Okay. तो what we need to talk about now is कि हमें ये देखना कि हम इस चीज को यूज कैसे कर सकते हैं in order to actually solve finite element problems. ठीक है. तो what we can do is we can start off with a very basic example and see whether it works for us or not. तो हम लोग एक हम नई स्लाइड पे आते हैं and what we can do is let's just see whether this minimum potential energy of Gibbs free energy approach works for us or not. तो हम लोग एक बहुत सिंपल सा सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं. एक सिंगल स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस इज 100 न्यूटन पर मीटर, एक एंड पे फोर्स अप्लाई हो रही है ऑफ 1000 न्यूटन्स. ठीक है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट इज x. ठीक है. तो वी want to see how we can apply pi to find the equilibrium equation for this particular system. इसकी equilibrium state कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें pi define करना है. बुक के अंदर इसको pi p कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए. बुक के अंदर pi p कहते हैं. we can use that term. It has two quantities. It has a strain energy term. Spring की strain energy निकालना is very easy. We can do that. और उसके बाद what we have is we subtract the work done by the external forces from it. So this is called, omega is called the potential of the external forces. ठीक है. potential of the external forces कहते हैं इसको. तो हमारे पास जो u आ रहा है स्प्रिंग के लिए it's pretty straightforward. It's half k x square. और the work done by the 1000 Newton force is going to be force times the displacement x. माइनस साइन लगाने की वजह ये होती है कि हम ये बोलते हैं कि there was some potential available outside. ठीक है. but because of this work done the potential is actually reducing, क्योंकि वो वर्क कर दिया. एक्सटर्नल हमारे पास कुछ एनर्जी अवेलेबल थी and that energy is wasted in doing this work. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं बुक्स के अंदर भी. सर फिर से बता दें माइनस साइन का, मेरा कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था. ओके. तो माइनस साइन की वजह ये हम ये बोल रहे होते हैं कि it seems slightly odd to me as well, but the reason that they put a minus sign here is कि they say कि ठीक है, there was the strain energy is the potential to do work in the system. स्प्रिंग में strain energy इसका मतलब है स्प्रिंग कुछ वर्क कर सकता है. इसी तरीके से externally you have some potential to do work. ठीक है. but then you do some work. तो हमने जो यहाँ पे काम किया हुआ है this fx, this is the work done by the external energy. So this is a reduction in the potential of the external system. This is how it is treated. क्योंकि आपके पास outside the system कुछ energy available थी that is now wasted in doing this work. ठीक है. This is how they define it. इसकी और भी I'll try to see some better explanations as well. मुझे अभी यही explanation समझ में आ रही थी and this seems odd to me as well. ठीक है. but this is what we have right now. So I'll search for some better explanation for this and then we can talk about that as well.
अच्छा, अभी फिलहाल अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो हम इसमें व्हाट वी कैन डू इज in order to find the equilibrium state we can take this derivative, और ये जो डेरिवेटिव, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल x है, हम x से डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहे हैं, सही। एंड this derivative actually turns out to be what for us now? तो 2 नीचे आएगा and this comes kx and it becomes minus f, ठीक है। and we say that the first derivative needs to be 0 in order to have an equilibrium state. So if we can see, actually this actually turns out to be summation f equals to 0 equation, ठीक है। We can then find out x equals to f upon k, and this is 1000, this is 100, and this actually will give me something here, ठीक है। तो oh, sorry, मैंने क्या गड़बड़ किया, okay, this is fine, ठीक है। तो this actually gives me my x which I need, ठीक है। तो मेरे पास x आ जाएगा, right, ठीक है। तो this shows that actually this thing can work, ठीक है। पोटेंशियल, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हमने ट्राई किया, but this thing works. So what we'll do now is we'll talk about this minimum potential energy again in the slides, and then we'll apply this to actually rederive our truss equations. And once we do that, then we can repeat this exercise for a 2D system as well. So that's the idea that we want to follow right now. Okay. तो ये वाली बात है, हमने सारी जो है ना बहुत सारी चीजें हम अपने कर ली हैं, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं उनको हम ऐड करके डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी माइनस कर रहे हैं में से माइनस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लोड्स को माइनस कर रहे हैं। हमारे पास लोड्स कौन कौन से हैं? हमारे पास बॉडी लोड्स भी हैं, हमारे पास सरफेस लोड्स भी हैं। इवेंचुअली व्हेन वी आर मेकिंग द 2D एलिमेंट विल फाइंड दैट वी विल आल्सो हैव पॉइंट लोड्स। तो सबका वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द लोड्स, ठीक है। अब एक्स हमारे पास जो यू आ रहा है, अगर मैं इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, तो आई कैन डिफाइन इट लाइक दिस, माय स्ट्रेन एनर्जी, एंड दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस। लेट मी जस्ट let's just write what this is. तो हमने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि हमारे पास स्ट्रेस इस तरीके से डिफाइन होता है, एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई कह लेना, टॉ एक्स वाई की जो टर्म यूज कर रहा है वही कह लेता है। और दिस इज अवर स्ट्रेस एंड अवर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई, ठीक हो गया। एंड हाउ कैन आई टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू? अगर मुझे स्ट्रेस से स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करना है, रेलेवेंट कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन take the transpose of this, multiply with epsilon, and this will give me this is a 1/3 system, this is a 3/1 system, the output will be 1/1. So we will have sigma x multiplied with epsilon x plus sigma y multiplied with epsilon y plus tau xy multiplied by gamma xy. तो अगर आपके पास 3 की जगह पे 6 कंपोनेंट्स होंगे, इट विल वर्क इन देम। अगर सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, इट विल वर्क इन देम, ठीक है। तो जनरली वी कैन जस्ट राइट इट एज sigma transpose multiplied by epsilon, and 1/2 integral over the entire domain is just showing कि आपके पास जो half sigma times epsilon की टर्म आ रही है, this is strain energy density. We take the volume integral to convert it into strain energy. Work done by the external forces जो आ रही हैं आपकी, उसमें body force is per unit volume. तो body force multiplied by the displacement throughout the body, पूरी बॉडी के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है उससे हमने मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। ये चीज हम पीछे लिख चुके हैं सारे। एंड वी हैव हियर दिस इज
this T is a force per unit area, तो उसको हमने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया है तो वर्क डन पर यूनिट एरिया आ गया, उसको फिर हमने सरफेस इंटीग्रल ले लिया टू कन्वर्ट इट इनटू द वर्क डन. ठीक है, पॉइंट फोर्सेस आएगी, वी कैन वर्क विद दैट एज वेल, दैट विल शो अप लेटर ऑन. ठीक है, तो अब हमारे पास वी कैन डू some more manipulation with this. ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं कि we can introduce our constitutive relationship sigma equals to d epsilon in this. D we now know for one dimension what is d. So in 1D sigma is equals to e epsilon, और e को हम epsilon को हम u को हम x लिखते होते हैं, तो our d is just e, तो it's 1 by 1, तो scalar quantity है one dimension के अंदर. तो d is a general thing, it can be written for one dimensional systems, for two dimensional systems, for three dimensional systems. ठीक है, हर एक के लिए d की d चेंज होता रहेगा, but you can just call it d. d represents our elasticity. ठीक है, तो if I introduce this relationship here, अब यहाँ पे एक चीज हमने कंसिडर करनी है. तो if I have two matrices A and B, and if I'm taking the transpose of this, there is a property in linear algebra that transpose can be shifted to A and B directly, but the order will change. So the output of this thing is B transpose A transpose. ठीक है, तो A B whole transpose is B transpose multiplied by A transpose. So same चीज यहाँ पे अप्लाई की है. मैं सिग्मा ट्रांसपोज करूंगा, तो if I take sigma transpose will switch the order of epsilon in D. So it will become epsilon transpose multiplied by D transpose, but D is just D is going to be symmetric for us, so it is going to result in something like this. ठीक है, तो D transpose will be D for us. अच्छा, वन डायमेंशन की बात कर ले. वन डायमेंशन के अंदर देयर इज ओनली एक्स स्ट्रेसेस एंड एक्स स्ट्रेन्स. तो आपके पास सिग्मा ट्रांसपोज एप्सिलॉन इज जस्ट सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स, और मैं ई सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन की रिलेशनशिप यहाँ पे प्लग इन कर सकता हूँ. ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट सेम फॉर्म दैट वी रोट इन अवर खुद से जो हमने अभी हाथ से काम किया था उसमें लिख ली थी. तो ये वही एग्जैक्टली यू की हमने फॉर्म यहाँ पे भी लिख ली है. Two dimensions के अंदर we can have something like this. This we just derived in a white page के ऊपर जो हमने काम किया था. वो ये वाला काम था कि sigma transpose multiplied by epsilon can be done for a 2x2 system. अगर आपके पास sigma x sigma y tau x y और epsilon x epsilon y gamma x y की terms हैं, तो you can take this sigma transpose multiplied by epsilon to get this thing. ठीक है, where are the other terms in this? So this is plane stress और plane strain, दोनों के लिए यही चीज आएगी. जबकि हमने बोला है कि plane stress के अंदर there can be epsilon z और plane strain के अंदर there will be sigma z. ऑपोजिट चीज होती है ना. स्ट्रेन प्लेन स्ट्रेन के अंदर सिग्मा z एग्जिस्ट कर रहा होता है और प्लेन स्ट्रेस के अंदर एप्सिलॉन z एग्जिस्ट कर रहा होता है. Why is that not included? Because यहाँ पे अगर वही टर्म हम देखें तो उसमें दोनों चीजें आनी चाहिए. दोनों केसेस में कोई एक जीरो है. ठीक है, तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी स्ट्रेन एनर्जी एसोसिएटेड विद द z डायरेक्शन. सिर्फ तीन कंपोनेंट प्लेन वाली चीजें आ रही हैं सिर्फ z डायरेक्शन में, क्योंकि एक जीरो होता है दूसरा एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो स्ट्रेन एनर्जी नहीं हो सकती. ठीक है ना, तो ये वाली चीज हो गई. देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी among all the admissible displacements. I'll talk about what admissible means. The one that satisfies equilibrium equations also renders the potential energy by P minimum. जो भी हमारे पास ये गिब्स फ्री एनर्जी हमने निकाली हुई है, या इसको टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बुक के अंदर, ये डेरिवेटिव जो है ये जीरो होना चाहिए. This will give us the equilibrium state of the system, which we just saw for the case of a simple spring as well. Admissible fields जो होती हैं, जो कि हमने इनिशियली डिफाइन किया था ना, कि H1 एक तो H1 होना चाहिए, H1 स्पेस होनी चाहिए. ठीक है, और they should satisfy our boundary conditions. तो हमने जब वीक फॉर्म लिखी थी, when we wrote the weak form, we said कि हमारा जो solution U है belongs to SH, where SH is the set of all solutions belonging to the H1 space. ठीक है, on this open interval, and which satisfy our
Dirichlet boundary condition. This is how we defined our finite dimensional weak form solution space. ठीक है, तो यही exact चीज defines an admissible field. इसमें दो चीजें ट्रू है, एक H1 स्पेस होनी चाहिए which means के फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो when both of these two things are satisfied, this means कि we are talking about an admissible displacement field. वही चीज यहाँ पे वर्ड्स में लिखी है. बुक में चीजें थोड़ी सी उन्होंने डाइल्यूट करके रिप्रेजेंट की हुई होती हैं. वो हमने शुरू में एक दफा वो चीज पढ़ ली है, तो इट बिकम्स इजी टू रिलेट ऑल ऑफ दैट. एन एग्जाम्पल जो हम एडमिसिबल फील्ड की जो a1 प्लस a2x, ये वही है जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है ना. तो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वांट टू लर्न बाय एग्जांपल. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रस एलिमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसकी एक अपडेटेड फॉर्म डिराइव करेंगे. अब ये अपडेटेड फॉर्म इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें सरफेस और बॉडी फोर्सेस को अलग अलग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. वी आर सेइंग के बॉडी फोर्स पूरे वॉल्यूम पे एक्ट कर रही है, बट द सरफेस फोर्स विल एक्ट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस ट्रस, ठीक है ना. Or there are also point forces F1x and F2x acting on this. So solutions are D1x and D2x. जो nodal displacements हैं D1x, D2x हैं, ये हमें already पता है. हमारे पास body force जिसको हम पहले F कह रहे थे, अब हम उसको XB कह रहे हैं, ठीक है. और जो हमारे पास surface forces है, हम उसको TX कह रहे हैं, ठीक है. और जिस part of ट्रस के ऊपर ये सरफेस फोर्स एक्ट कर रही है, उस सरफेस को हम S1. S1 is not the complete surface of the truss, it's just a part of it. तो इसलिए हमने उसको डिफरेंट सिंबल कहा हुआ है, S1 कहा हुआ है, सही है. तो we want to use this principle of minimum potential energy to rederive this stress element. We already know कि आउटपुट क्या आना चाहिए. We have already looked at it and we'll find out कि exactly similar form generate होना शुरू हो जाती है. दो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं. एक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट गिव्स समथिंग लाइक दिस, ए बी सी का होल ट्रांसपोज इज सी ट्रांसपोज टाइम्स वी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज. एक ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है. दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और ए डिफाइन कर रहे हैं हम एज एक्स ट्रांसपोज वाई एक्स, तो एक्स हमारे पास एक वेक्टर है, वाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है. अगर हम दो मैट्रिसेस ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ए और बी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली वेक्टर का मैट्रिक्स से प्रोडक्ट ले रहे हैं. एक में हम वेक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एक में एक तरफ मल्टीप्लाई करा रहे हैं. तो इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस एंड आई टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर वेक्टर, ये अब चीज आएगी, इसके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स का एक्स वेक्टर के विद रिस्पेक्ट प्रोडक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, नॉट विद अ सिंगल वेरिएबल, मैं पूरे वेक्टर के विद रिस्पेक्ट ले रहा हूँ, then this are the outputs. के अगर आपके पास this x transpose multiplied by x behaves like x square, ठीक है, तो x square का डेरिवेटिव 2x होता है. तो if I take the derivative with respect to the x vector, I end up with 2yx, ठीक है. Just a mathematical quantity which we'll need later on. Similarly, अगर simply ये काम हो रहा है x transpose y, इस पर्टिकुलर केस में आपका जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज गोइंग टू बी जस्ट y, ठीक है. तो दिस इज बिहेविंग जस्ट लाइक x. तो दिस इज इफ आई हैव अ फंक्शन f इक्वल्स टू ax, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x बिकम्स a. सेम काम यहाँ पे भी हुआ है, x ट्रांसपोज y बिकम्स जस्ट y. These exact forms will appear later on, इसलिए हमने यहाँ पे इनको डिफाइन कर लिया एक दफा, ठीक है. एलिमेंट has traction as well as body forces in addition to the nodal forces, ठीक है. हमें एलिमेंट को ड्राइव करने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अज्यूम करना पड़ता है. डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में पहले भी अज्यूम किया था. उसके बाद हमने कहा था कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स वी कैन राइट इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस. तो हमने ये निकाला था पहले भी, एंड दिस वाज n1 एंड दिस वाज n2, ठीक है. अब इन ऑर्डर टू फाइंड स्ट्रेन आई कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस u. तो strain becomes du by dx. d1x and d2, ये दोनों quantities जो हैं ये constants हैं with respect to x, so I'll take the derivative of n1 and n2. That turns out to be -1 upon l and 1 upon l, ठीक हो गया. और उसके बाद हमारे पास अगर हम स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं, तो स्ट्रेस निकालने के लिए मल्टीप्लाई
एप्सिलॉन विद ई टू गेट आवर स्ट्रेस एज वेल। तो अब हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। एक तो चीज, ये वाला जो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, दिस मैट्रिक्स इज एन एंड दिस इज डी, ठीक है। जो डी एन बाय डी एक्स आ रहा है, एक मैट्रिक्स होगा, दिस थिंग वी आर कॉलिंग बी, बी आ गया, तो दिस इज डी एन बाय डी एक्स। एंड ई अगेन वी हैव सेट कि ई रिप्रेजेंट्स आवर इलास्टिसिटी वन डायमेंशन के अंदर, दिस इज द डी मैट्रिक्स, वन बाय वन है, तो इसको हम स्टिल वी कैन राइट एज डी मैट्रिक्स। हम क्यों मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं? बिकॉज दिस इज गोइंग टू जनरेट अ फॉर्म विच विल बी वैलिड फॉर एनी इलास्टिक सिस्टम, चाहे वो 2D में हो चाहे वो 3D में हो, ठीक है। तो विल लुक एट दैट एज वेल लेटर ऑन। अच्छा जी, तो ये आपके पास आ गया, डेफिनेशंस आ गई, यू आ गया, एप्सिलॉन आ गया, सिग्मा आ गया। नाउ वी आर एक्चुअली इन अ पोजीशन टू स्टार्ट राइटिंग आवर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। जो पाई हमें जो फंक्शनल है वो लिख सकते हैं पाई का। तो द फंक्शनल पाई इज u minus w, where u is our स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है ना। तो जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी जो है वो इज दिस जनरल फंक्शन सिग्मा ट्रांसपोज एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर v कर रहे हैं, हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशनल केस, एरिया इज कांस्टेंट, तो dv becomes a dx, a comes outside, तो a by 2। अच्छा, अब फिर से there are 10 minutes left, so hopefully I remember this time around. Okay, a by 2 integral over v, बल्कि this should be not b, this should be from 0 to L, sigma transpose times epsilon dx, ठीक है। तो आपके पास u आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या काम किया हुआ है? इसमें हमने अपनी सिग्मा और एप्सिलॉन की डेफिनेशंस को प्लग इन किया हुआ है, ठीक है। तो हमारी जस्ट गोइंग बैक, सिग्मा वाज dbd, ठीक है। तो सिग्मा ट्रांसपोज में ये पूरी चीजें इन्वर्स हो जाएंगी, तो इट विल बी स्मॉल d ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ सिग्मा का। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, प्रोडक्ट के ट्रांसपोज से आपके ऑर्डर चेंज हो जाता है, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम सिग्मा ट्रांसपोज के। तो दिस एंटायर थिंग इज सिग्मा का ट्रांसपोज, सही है ना। एंड दिस थिंग इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब वी सी दैट नाउ वी आर गेटिंग अ फॉर्म जिसके अंदर एक बीच में मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके एक तरफ एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है एज अ ट्रांसपोज, एक दूसरी तरफ वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है एज अ ट्रांसपोज। व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू द डी वेक्टर, वी नाउ नो हाउ टू डू दैट, सही है। एक चीज यू निकल के आ गया। देन वी हैव, तो ये हमने वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई कि सिग्मा वाज dbd, तो सिग्मा ट्रांसपोज बिकम्स d transpose b transpose d transpose, where d transpose is just d because it's symmetric, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस हमने लिखनी है, नोडल फोर्सेस है, सरफेस फोर्सेस है, बॉडी फोर्सेस है। नोडल फोर्सेस आर सिंपल, वर्क डन लिखना होता है एसेंशियली। तो पॉइंट फोर्स पे पॉइंट डिस्प्लेसमेंट आएगी। F1x की एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट क्या है? D1x। F2x की एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट इज D2x। टोटल वर्क डन बाय पॉइंट फोर्सेस इज F1x D1x plus F2x D2x. So point forces, the work is pretty straightforward. I can write this in terms of vectors if I want to. So it becomes D1x D2x F1x F2x, which is D transpose times P. Again, this is a form जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना आता है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू D वेक्टर लूंगा, the output will be just P. सही है? क्योंकि इवेंचुअली हमने डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू D वेक्टर लेना है in order to get the equilibrium state. तो नोडल फोर्सेस का काम हो गया। बॉडी फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस इंटीग्रेट कर रही होंगी, तो अगर हम उनको एक छोटे से इन्फिनिटेसिमल लेंथ के ऊपर देख रहे होंगे, देन वी हैव द वर्क डन बाय द फोर्स। दिस इज द वर्क, दिस इज द फोर्स F, ठीक है। तो हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसको मीटर से मल्टीप्लाई करके जूल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू।
and then we can integrate over the entire surface to get the total work. Surface forces के लिए we have Tx ds, so this is the force on a differential surface area multiplied by the displacement of that differential area, and in order to write that I will, अब हमें सब कुछ जो है ना मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं u ट्रांसपोज t ds लिख रहा हूँ, where u becomes, u की डेफिनेशन हमें पता है, u की डेफिनेशन होती है nd, तो u ट्रांसपोज becomes d ट्रांसपोज n ट्रांसपोज, ठीक है, वो रिप्लेस करा दिया हमने यहाँ पे. बॉडी फोर्सेस का भी सिमिलर काम करना है, बट इंस्टेड ऑफ अ डिफरेंशियल सरफेस विल टॉक अबाउट अ डिफरेंशियल वॉल्यूम. तो बॉडी फोर्स को डिफरेंशियल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया और उस डिफरेंशियल वॉल्यूम की डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया. हमने u डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ n and d. सेम काम जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ पे भी लिखी, ठीक है. द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के इट इज नॉट नेसेसरी कि ये डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट ये जो है आपका ट्रैक्शन कंप्लीट सरफेस पे अप्लाई हो, तो नॉर्मली they define it slightly differently. So they say कि there is going to be some other functions n which govern this small area. जो ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ इस पार्ट के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए. But if the surface force acts on the entire element, then we can actually take our same functions. And इसी वजह से मैंने यहाँ पे function n लिखा, बुक के अंदर इसको ns वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. But to keep things simple, I'm just using n. अच्छा, यहाँ तक ये बात हो गई. I can then write the total work done by the loads. तो हमारे पास point forces का वर्क आ गया, सरफेस फोर्सेस का टोटल वर्क आ गया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया ओवर द एंटायर सरफेस जिस पे अप्लाई हो रहा था वो, और फिर मैंने बॉडी फोर्सेस का वर्क निकाल लिया बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द एंटायर वॉल्यूम. ठीक, हमें अपना फंक्शनल पाई निकालना था. फंक्शनल पाई इज u minus w, एंड u minus w हमने कर दिया, तो वी गेट पाई. The equilibrium equation comes when we take the derivative of this thing with respect to the vector d, and we now have forms जिसका हमें डेरिवेटिव पता है. एक है जिसमें d स्क्वायर हो रहा है, यानी d ट्रांसपोज भी आ रहा है और d भी आ रहा है, तो दिस विल रिजल्ट इन 2 times d. बाकी सब में सिर्फ d ट्रांसपोज आ रहा है, तो दिस विल डायरेक्टली बी बिहेव लाइक द फंक्शन ax. तो x रिमूव हो जाएगा सिस्टम में से, तो d रिमूव हो जाएगा. तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पहले वाले के डेरिवेटिव हम जब लेंगे तो देयर विल बी 2 हियर एंड दिस विल गो. इसका डेरिवेटिव लेंगे, दिस विल गो एंड दिस विल गो. So what we end up with is something like this. So 2 से 2 cancel हो गया. A times B transpose dB dx, सही है, minus, and we have all the loads here. ठीक है, अब ये we will see in the next slide what this is. वो सारे loads combine होके total load का vector generate हो रहा है. तो द कंप्लीट इक्वेशन, एक काम हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम अब चूंकि ये d जो है, दिस d इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ x, आई कैन टेक इट आउटसाइड. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डू दैट. तो टेकिंग दिस d आउटसाइड, आई एंड अप विद दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. और दिस एक्चुअली नाउ इज आवर kd इक्वल्स टू f. कलर कोडेड है ताकि आप चीजों को रिलेट कर सकें. एनीथिंग इन ब्लू हियर रिप्रेजेंट्स माय k मैट्रिक्स. This d is my solution vector and this green part is my forces. ठीक है, तो essentially काम आसान है इस वाले मेथड से. आपने अपना कंप्लीट टोटल एनर्जी लिखनी होती है, जिसमें आप स्ट्रेन एनर्जी लिख रहे हैं, it will always have the similar form. ठीक है, and you write the work done by all your forces, and then you take the derivative with respect to the vector d and you end up with your element equation. ठीक है, अब मुझे कभी भी अगर एलिमेंट की इक्वेशन निकालनी होगी, एलिमेंट का k निकालना होगा, आई विल कम बैक टू दिस ब्लू पार्ट. ठीक है, तो मेरा k जो है इज एक्चुअली a इनटू इंटीग्रल ओवर द एंटायर लेंथ b ट्रांसपोज db dx, एंड ऑल द फोर्सेस आर गिवन लाइक दिस. तो अगर मेरे पास सिर्फ पॉइंट फोर्सेस हैं तो दिस इज जस्ट p,
बट अगर कहीं बॉडी फोर्सेस सरफेस फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो आई विल नीड टू टेक दिस इंटीग्रल। तो अभी हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे व्हिच विल एक्चुअली हेल्प अस understand this. So the first thing we need to do is let's just quickly solve K and then we can restart the session and look at a couple of examples जिसमें हम surface और body forces की बात करें। तो अब ये जनरल है, ठीक है। तो ये जनरल होने का हमें फायदा ये है कि अगर मेरा लेट्स से कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट नहीं है, then I can just incorporate that A in this integral and solve the integral. So I'll be able to solve not just constant cross section trusses but variable cross section trusses as well. Tapered, for example, truss अगर है वो भी मैं solve कर सकता हूँ. But if we start with the case of constant cross section, then I can actually go ahead and solve this thing. तो मुझे B पता है, D पता है, I can multiply everything and I can find my K, which comes out to be the same K that we have already talked about. ठीक है, तो let's restart the session and continue, please. Right. तो what we were saying is कि हमारे पास K मैट्रिक्स किस तरीके से निकल रहा था। K मैट्रिक्स हमने कहा था कि our K मैट्रिक्स actually comes out as B transpose DB का integral over the entire domain. B, we know what B is. B is actually just minus 1 upon L into 1 upon L. तो B transpose जो हमारे पास होगा will be minus 1 upon L into 1 upon L. I can then plug everything in here and just calculate. Since everything is constant, it will all come out of the integral. सही है ना। तो हमारे पास ये पूरी चीज कांस्टेंट होके इंटीग्रल से बाहर आके इंटीग्रल इज जस्ट एन एम्प्टी इंटीग्रल, वन का इंटीग्रल हो रहा है तो इट विल बिकम जस्ट x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो l माइनस 0 हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे हुई थी। तो पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा दिया। This is 2 by 1, this is 1 by 2. The output will be 2 by 2 minus 1 1 by L square minus 1 by L square minus 1 by L square 1 by L square. इधर से हमारे पास एक L एक और आ रहा है। This L will actually just remove the square from this and I will end up with EA upon L multiplied by 1 minus 1 minus 1 1. ठीक है, which is basically what we already had. ठीक है, but now what we can do is कि हमने पीछे ये assumption की थी जब हम अपना इंटीग्रल Galerkin मेथड से कर रहे थे कि हमने A को assume कर लिया था कि A constant है, we took it outside. Even in that formulation, we could have taken A to be not constant and included that in the integral. हमने एक पॉइंट पे जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे अपने सारे इंटीग्रल्स को, तहाँ जहाँ पे जब हमारे पास, तो वहाँ पे we took A outside. We could have kept A there and calculated a variable, the integral of a variable K if we wanted. ठीक है, हो सकता था, हमने किया नहीं था, but that was possible there as well. But now we have a form of K directly, जो कि इंटीग्रल की फॉर्म में है। whenever we need to find out any variable K or body forces या surface forces अगर इंटीग्रल फॉर्म में निकालनी, we now know the integrals for that and we can solve them. So we'll look at two examples right now which will help us understand this. तो पहली एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक टेपर्ड बार है, उसका मुझे K मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, तो in this case my cross section A is defined as A naught multiplied by 1 plus x upon L. So it's a linearly tapered cross section.
2 nodes हैं and we want to derive the K matrix. ठीक है, तो stiffness matrix का हमें पता है कि stiffness matrix जो होता है it can be calculated using this same integral. सही। अभी तक हम ये कर रहे थे कि dv को a dx करते थे और a को बाहर ले आते थे, but now we can't do that. A will be a function of x, so it will remain inside the integral, and we can do that. तो हमारे केस में b and d are still constants, so b and d will come outside, but a will remain within the integral, and it's a very simple integral. We can take this integral if you want to. b और b ट्रांसपोज b को मल्टीप्लाई करा लिया बाहर हमने, और इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस x अपॉन l सॉल्व कर लिया, लिमिट्स अप्लाई की 0 to l and we will end up with this. ठीक है, a नॉट हमने कांस्टेंट था बाहर लिख दिया, बाकी इस पूरी चीज को जब हमने सॉल्व किया we end up with 3l/2. सही है, please go ahead and try this, and this basically gives me the K matrix. Now this K matrix is different, of course, ठीक है, from a constant cross section K matrix. अब एक चीज जो कि एक्चुअली सोची जा सकती है, what would happen if I have a system like this with 2 elements? So I have 2 elements. So this is node 1, node 2, and node 3, element 1 and element 2. Can I have a similar sort of element applicable on these two? So it is possible, because इस केस में जो a नॉट है, it is just smaller area, तो दोनों elements के लिए a नॉट different होगा, तो इसका a नॉट is different, इसका let's call this a नॉट 1, let's call this a नॉट 2, इसका a नॉट different है. So you can define K matrix for both the elements by replacing a नॉट with either a नॉट 1 or a नॉट 2. ठीक है, तो it is possible to actually have multiple tapered elements. It's not a problem, but उसका जो element है, that element has actually changed. Element की stiffness has changed. ठीक है ना, तो बहुत flexible method है. Since now we have a K defined in terms of an integral, we can have anything we want. If I, for example, have a property E as a function of X, let's say कि मैं बोलूँ instead of having a constant elastic modulus, my E is a function of X, then D will remain inside, everything else will go outside, और D का इंटीग्रल में करके I can then find out what that is. ठीक है, तो कुछ भी चीज function of X हो सकती है, उस चीज का इंटीग्रल निकल आएगा. ठीक, एक एग्जांपल और हमने देखनी है, which is related to surface forces. ठीक, तो हमारे पास एक ट्रस है, सिंपल ट्रस है, उसके ऊपर जो है वो नोडल फोर्सेस निकालनी है हमने, F1x F2x यूजिंग द सरफेस ट्रैक्शन 10x पाउंड्स पर इंच है, हमें गिवन है. ठीक है, अब व्हाट वी वांट टू डू इज, हम वो जो फोर्स वेक्टर होता है ना, फोर्स वेक्टर, लेट मी जस्ट गो बैक एंड show you what the force vector was. The force vector was this one. The force vector है, उसके अंदर नोडल फोर्सेस हैं, उसके अंदर सरफेस फोर्सेस हैं, उसके अंदर बॉडी फोर्सेस हैं. तो जो एग्जांपल हमें अभी क्वेश्चन जो मिला हुआ है, उसके अंदर हमें कोई नोडल फोर्सेस नहीं मिली, कोई बॉडी फोर्सेस नहीं मिलेंगी, सिर्फ हमारे पास सरफेस फोर्सेस. जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म होगा जिसके अंदर दो पार्ट्स होंगे. ठीक है, दोनों नोड्स की फोर्सेस होंगी. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड दिस आउट, और उसके लिए हमें ये जो इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल है, ये सॉल्व करना पड़ेगा. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्विकली सी कि हाउ वी कैन डू दैट. जो हमारी सरफेस फोर्सेस होती है उसका हमने इंटीग्रल निकाला हुआ है, इंटीग्रल लिखा हुआ है. सरफेस एस जो है वो आपकी यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो हमारा सिंस अभी हमारे पास जो टी गिवन है वो पर यूनिट लेंथ गिवन है, पाउंड्स पर इंच में गिवन है, तो हमारा जो इंटीग्रल होगा इट विल ओनली बी इन एक्स. ठीक है ना, तो हमारा इस वक्त this, in order to get a force out of this, we just need to integrate this thing
with dx and we are going to find our force F, क्योंकि फिर इंच रिमूव हो जाएगा उसमें से पर यूनिट इंच, ठीक है ना. So this is our इंटीग्रल. हमारे पास जो t है इट्स जस्ट वन t. हमारे पास कोई मल्टीपल डायरेक्शंस में इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक tx है, दैट्स -10x. n वेक्टर हमारा सेम है, n वेक्टर डिफाइंड है हमारा पहले से, इट्स 1 - x upon l x upon l. n ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय t करेंगे, उसका इंटीग्रेट करना, उसको हमें इंटीग्रेट करना है. अब नाउ इट इज गोइंग टू हैव टू कंपोनेंट्स, ठीक है, दोनों पार्ट्स आ रहे हैं एक वेक्टर के अंदर. तो दोनों एलिमेंट्स अलग अलग इंटीग्रेट होकर अलग अलग कंपोनेंट्स दे देंगे आप, ठीक है. नोड 1 और नोड 2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे. जो ऊपर वाला नोड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस रिप्रेजेंट्स नोड, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव. अच्छा, इसमें what we can then do is we can multiply 10x inside, we can take the integral. तो वो वाला स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, you can go ahead and try this. बहुत बेसिक सी इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें. लिमिट्स अप्लाई की, उसके बाद we find out what the components are. कि अब हमारे पास लेंथ L given है, तो लेंथ L हमने इसमें प्लग इन की, तो we find out that we have two components of forces. F1x is -6000 and F2x is -12,000. They are not the same. समझ में भी आ रहा है because it's a non-uniform distribution. तो इस एंड के ऊपर फोर्स कम होनी चाहिए as compared to this end, because इस एंड पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है आपका t का, ठीक है ना. तो हमारे पास एंड 1 के ऊपर F1x is -6000 and 2 के ऊपर -12,000. माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ x. x के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम माइनस साइन ले रहे हैं, राइट. एक तो ये वाली चीज हो गई. तो हमारे पास f निकल के आ गया which is F1x F2x -6000 -12,000. The question is now complete, but we can actually do a small check. Let's try and calculate the total force in this system and see whether what we did makes sense or not. तो टोटल फोर्स अगर सिस्टम की निकालनी है, मैं सिंपली अपनी फोर्स को इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द एंटायर एरिया. तो मेरी फोर्स -10x को मैंने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 to L to 60 इंटीग्रेट किया. द टोटल फोर्स कम्स आउट एज -18,000 which is actually make sense कि आपके पास 6,000 और 12,000 के कंपोनेंट्स बन के आ रहे थे दो. तो हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट है F1x is actually 1/3 of the total force and F2x is 2/3 of the total force. This is how it is being divided at this point. This is only for this system. अगर मेरे पास 10x की जगह पे कुछ भी और होता तो this would have changed. सही है. तो this is just something to check. हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया था. मैंने बोला था कि आप फोर्सेस निकालिए, तो फोर्स वेक्टर में हर दो नोड के ऊपर फोर्सेस निकालनी थी, वो हमने निकाल ली थी. एंड वी आल्सो ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ इट बाय कैलकुलेटिंग द टोटल फोर्स एंड सीइंग कि एक्चुअली कितना फ्रैक्शन दोनों एंड पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है. इस पे कोई चीज पूछने की है तो प्लीज पूछ लीजिए, otherwise this part is done. So instead of starting the 2D element part, वो हम अगली मेकअप क्लास में कर लेंगे मंडे को. What I want to do now is I want to switch gears. थोड़ा सा काफी मैथ्स होगी, तो let's talk about the software a little bit, ठीक है. तो if you have any question you can ask. In the meantime I'll open the software and show you an example problem, ठीक है, which will focus on application of simple beam elements. But सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी. एक्चुअली नेक्स्ट वीक जो है ना मेरे 2 एग्जाम है, दोनों मशीन डिजाइन के हैं. ओके. और 90 स्टूडेंट्स से तो कॉपीज चेक करके रिजल्ट सबमिट करना होगा. तो अगर जो मेकअप क्लास है सिर्फ उसको 1 वीक के बाद कर लें. बिल्कुल सही है. सिर्फ मेकअप क्लास वाले की बात कर रहे हैं, रेगुलर तो अपने चलते रहते हैं. बिल्कुल सही है. तो हम मंडे को नहीं करते इंशाल्लाह, फिर हम अभी थर्सडे को क्लास कर लेंगे और फिर उससे अगले मंडे को मेकअप करेंगे. कोई मसला नहीं है, इस तरह कर. थैंक यू. Let me end this sharing and
let me actually start